हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी फंडामेंटल राइट्स की क्लास को आज आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 19 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 12 से 18 तक के आर्टिकल देखे थे। राइट टू इक्वलिटी, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में हम आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 19 हमारा क्या बात करता है? आर्टिकल 19 में आपको क्या क्या फ्रीडम दी गई हैं उसकी बात करता है, और जो फ्रीडम दी गई हैं उसके कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हैं। तो वो आर्टिकल 19 में बताया गया है कि आपको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन पे कुछ पाबंदियां भी हैं। वो आर्टिकल 19 बात करता है। और आर्टिकल 19 जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है, जो भारत के नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं को आर्टिकल 19 दिया गया है। किसी भी फॉरेन सिटीजन को आर्टिकल 19 वो यूज नहीं कर सकता या उसको अवेल नहीं कर सकता आर्टिकल 19 को। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है हमारा? गारंटी सर्टेन फंडामेंटल फ्रीडम्स और टू इंडियन सिटीजन्स। तो भारतीय नागरिकों को कुछ फ्रीडम की ये गारंटी देता है। अब आर्टिकल 19 के हम सब पार्ट में चलते हैं। तो आर्टिकल 19 में है आर्टिकल 19(1) और उसका सब पार्ट है ए, 19(1)(a). 19(1)(a) हमारा क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का और अभिव्यक्ति का अधिकार है। आपके मन में कोई भी थॉट आता है, कोई भी विचार आता है, तो आप उसको बेझिझक बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपको राइट दिया गया है आर्टिकल 19(1)(a) में कि आपको वाक और अभिव्यक्ति बोलने की और उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अब ये राइट क्या क्या इंक्लूड करता है, इसमें क्या क्या बताया गया है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि आपको प्रेस की स्वतंत्रता है। आप कोई भी न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं, कोई भी मैगजीन निकाल सकते हैं। तो ये इस पर आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको प्रेस की स्वतंत्रता है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, आपको एडवर्टीजमेंट करने की फ्रीडम है। आप विज्ञापन कर सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं न्यूज़पेपर में या और कहीं भी आप इसका एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ साइलेंस, कि आपको चुप रहने का भी राइट दिया गया है। जैसे कि आप पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको बोलना ही पड़ेगा। जैसे अपन बहुत बार देखते हैं कि जब मीडिया होता है, सेलिब्रिटीज उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं। कोई भी सीरियस केस है उस पे अपनी जो पुलिस होती है या हायर अथॉरिटीज होते हैं, तो वो भी उस पे कोई जवाब नहीं देते हैं या कोई स्टेटमेंट जो है वो मीडिया के सामने नहीं देते हैं। तो वो क्या है कि आपको चुप रहने का भी अधिकार है। आप किसी भी बात पे, किसी भी वाद विवाद पे आप चुप रह सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ साइलेंस आपको इसमें दी गई है। राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, कि अगर कोई आपका फोन टेप करता है तो उसके विरुद्ध भी आपको अधिकार है। आपकी बिना परमिशन के कोई आपका फोन टेप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, कि सरकारी योजनाओं के बारे में या सरकार से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको जानने का अधिकार है। कोई भी सरकारी सूचना है, सरकारी योजना है, तो उसके बारे में आप जानने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट है राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, कि आपको धरना और प्रदर्शन करने का अधिकार है। आप धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसमें करते हुए आप कुछ जो सार्वजनिक संपत्ति है हमारी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, तो इस तरह की हड़ताल आप नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 19(1)(a) में हमारी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम को बताया गया है। आगे चलें तो आर्टिकल 19(1)(b),
19(1)(b) बताता है राइट टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, कि आप शांतिपूर्ण प्लस बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हैं। बिना हथियारों के आपको सम्मेलन करने का अधिकार है। एक तो आप शांतिपूर्ण तरीके से, और हथियार लेके नहीं कि आप कुछ भी हथियार लेके और बोले हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, तो वो नहीं है। शांतिपूर्ण प्लस बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हैं। ये आपको राइट दिया गया आर्टिकल 19(1)(b) में। 19(1)(c) क्या कहता है? 19(1)(c) कहता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, कि आपको कोई भी संघ या संगठन, आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी यूनियन बना सकते हैं और उसका संचालन भी कर सकते हैं। ये राइट दिया गया आपको 19(1)(c) में। 19(1)(d) बताता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि आपको घूमने फिरने का अधिकार है, आप विचरण करने का अधिकार रखते हैं, इस पर आपको कोई रोक टोक नहीं है। और ये आप इंडिया के टेरिटोरियल रीजन में, भारत के अंदर जितना भी क्षेत्र आता है, भारतीय क्षेत्र में आप कहीं भी आबाद रूप से विचरण कर सकते हैं। 19(1)(e) बताता है हमारा फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कि आपको आवास का अधिकार है, आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आप रिसाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि आप चाहें कि मुझे दिल्ली में रहना है, आप दिल्ली में रह सकते हैं, आपको बॉम्बे में रहना है, आप बॉम्बे में रह सकते हैं। तो इंडिया के रीजन में आप कहीं भी अपना रेजिडेंस बना के रह सकते हैं, उसके ऊपर आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर आता है 19(1)(g). 19(1)(g) बताता है राइट टू लाइवलीहुड, आजीविका का अधिकार, कि कोई भी नागरिक है वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकता है। इसके ऊपर भी ये नहीं कि तुमको टीचर बनना तो तुमको टीचर ही बनना पड़ेगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर बन सकता है अपनी मर्जी से। कोई इंजीनियर बनना चाहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए, तो वो इंजीनियर बन सकता है। तो इसमें आपके ऊपर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो इनको हम देखें, 19(1) भी बताता है कि आप पीसफुली और विदाउट आर्म्स आप असेंबल हो सकते हैं। 19(1)(c) बताता है आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं और उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, उसका आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। 19(1)(d) बताता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपको घूमने फिरने का अधिकार। 19(1)(e) बताता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आपके आवास का अधिकार। 1(g) बताता है राइट टू लाइवलीहुड, आजीविका का अधिकार। तो अभी इसमें जो A, B, C, D, E और G हैं, उनको हम एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो उसके लिए ट्रिक है सामरो। S से हो गया अपना स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। A से हो गया असेंबल, इस A से हो गया हमारा एसोसिएशन, कि आपको एसोसिएशन का राइट है। M से हो गया मूवमेंट, आपको घूमने फिरने का राइट है। R से हो गया रेजिडेंस, आप कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, एनीवेयर, उसका आपको राइट दिया गया है। और O से हो गया हमारा ऑक्यूपेशन, कि आप अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 19(1)(a). 19(1) 19(1) हमने B, C, D, E और E से सीधा G पे चले गए, F कहाँ गया? जो 19(1)(f) है उसको रिमूव कर दिया है। इसको रिमूव क्यों किया? इसमें था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, कि हमको संपत्ति रखने का अधिकार है। लेकिन इसको क्या किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 से हमारे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसको एक लीगल राइट बना दिया है। तो ये हमारा 19(1) कंप्लीट हो गया। 19(2) की बात करें,
आर्टिकल 19(2) जो है वो बताता है रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आपकी जो बोलने की स्वतंत्रता है उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। वो क्या है, वो बताई गई है आर्टिकल 19(2) में। तो वो हम देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन कौन कौन सी है। इसमें 8 रेस्ट्रिक्शन बताई गई हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आपको 8 रेस्ट्रिक्शन है, वो कौन कौन सी हैं। पहली है सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता व अखंडता, कि आप कुछ भी बोल रहे हैं उससे भारत की संप्रभुता और अखंडता, उसकी सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि आपको बोलने का अधिकार दिया है तो आपने कंट्री के विरोध में ही बोल रहे हैं, ये राइट आपके पास नहीं है। ये आपकी पहली लिमिटेशन हो जाती है। दूसरी है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, कि आपको अपने राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको बोलने का अधिकार है। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे आपके देश की सुरक्षा को खतरा हो। तो दूसरा हमारा लिमिटेशन क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तीसरा है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, कि हमारे जो विदेशी राज्यों के साथ, जो हमारे विदेशी देश हैं, विदेशी राज्य हैं, उनके साथ हमारे मित्रवत संबंध होने चाहिए। ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति है वो किसी दूसरे कंट्री के बारे में, फॉरेन कंट्री के बारे में आप कुछ भी बुरा नहीं बोल सकते जिससे हमारे रिलेशन खराब हो जाए फॉरेन कंट्री के साथ में, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी तीसरी लिमिटेशन हो जाती है। फोर्थ, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि आप कोर्ट ने आपको कोई आदेश दिया है या कोर्ट ने कुछ भी जजमेंट पास किया है तो उसकी आप अवमानना नहीं कर सकते, उसको आप डिसओबे नहीं कर सकते, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते आप। ठीक है। नेक्स्ट है डिफेमेशन, मानहानि, कि आपको बोलने का अधिकार दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति की मानहानि करें, उसके डिग्निटी को आपको ध्यान में रखते हुए बोलने का अधिकार है। नेक्स्ट है मोरालिटी, नैतिकता, नैतिकता का ध्यान रखना है, आप कुछ भी बोल रहे हैं तो वो नैतिक होना चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए उससे, कि आपने कुछ लोगों को असेंबल कर लिया और आप जो है कोई भी अग्रेसिव स्पीच दे रहे हैं, उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। लास्ट है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध उद्दीपन, कि ऐसा भी कुछ नहीं बोलना है जिससे कि ये लगे कि आप किसी भी ऑफेंस को करने में आप इन्वॉल्व हैं या आप कर सकते हैं, ऐसा भी आपको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये हमारी 8 तरीके की रेस्ट्रिक्शन हो गई आर्टिकल 19(2) में फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। क्या क्या है कि आप एक तो भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए आपको बोलने का अधिकार है। दूसरा, राज्य की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए। तीसरा है विदेशी राज्यों के साथ हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है वो खराब नहीं होने चाहिए। चौथा है आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। पांचवा है किसी को आप डिफेम नहीं कर सकते। छठवां है मोरलिटी, आप जो भी बोल रहे हो मोरल होना चाहिए। सातवां है पब्लिक ऑर्डर, कि जो पब्लिक ऑर्डर है आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। आठवां है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अपराध उद्दीपन की भावना उसमें नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 19(3) है रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि आपको जो सम्मेलन करने का अधिकार दिया है कि आप शांतिपूर्ण और बिना शस्त्रों के आप सम्मेलन कर सकते हैं, तो उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ये क्या हो गया, आपकी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जो थी, सम्मेलन की स्वतंत्रता की सीमाएं, ये आपकी 19(3) में बताई गई हैं। इसकी दो
लिमिटेशन है, 2 लिमिटेशन बताइए। पहला तो वही है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की संप्रभुता और अखंडता में कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, कि आप कोई भी सम्मेलन कर रहे हैं उससे लोगों को आने जाने में, कि आप किसी रोड पे आके बैठ गए तो इससे क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप कोई रोड पे, आप पूरी रोड को ब्लॉक करके आप कोई वहां पे सम्मेलन कर रहे हैं, बोला हमें तो शांतिपूर्ण और बिना शस्त्रों के सम्मेलन करने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी लोगों को डिस्टर्ब करते हुए आप करेंगे। तो पब्लिक ऑर्डर भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये हो गया 19(3). 19(4) बताता है लिमिट्स ऑफ फ्रीडम टू फॉर्म एन एसोसिएशन, आपको जो संघ बनाने का अधिकार है उसकी क्या सीमाएं हैं। जो संघ बनाने का अधिकार था उसकी सीमाएं, तो पहली तो सेम है, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, और तीसरा है मोरलिटी, कि वो नैतिक होना चाहिए। कि आपको संघ बनाने का अधिकार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी टेररिस्ट ग्रुप बना लेंगे, ये कुछ भी जो है वो आप ऐसा कुछ करेंगे जो आपके देश के हित में ना हो, तो ऐसा आप कोई संघ नहीं बना सकते। वो नैतिक होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 19(4). 19(5) की बात करें, 19(5) हमारा बताता है रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कि आपको जो फ्री मूवमेंट करने की, आबाद विचरण करने की जो स्वतंत्रता दी थी और आवास की जो स्वतंत्रता थी, उस पे क्या रेस्ट्रिक्शन है। 19(5) में 2 को इंक्लूड कर लिया है, फ्री मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, इन दोनों की रेस्ट्रिक्शन एक साथ बताई है। तो इनकी 2 रेस्ट्रिक्शन है। पहली है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, कि ये जन साधारण के हित में होनी चाहिए, जन साधारण के हित में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको फ्री मूवमेंट करने का अधिकार दिया तो आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे, बोला मुझे तो फ्रीली कहीं भी घूमने का अधिकार है। ये तो आर्टिकल 19 ने अधिकार दिया है कि मैं इंडिया में कहीं भी फ्री मूवमेंट कर सकता हूँ। तो ये नहीं करना है आपको, जो जनरल पब्लिक है उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। दूसरी हमारी लिमिटेशन है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, कि जो जनजातीय लोग हैं उनके हितों का ध्यान रखना है। कि ऐसा नहीं है कि कुछ एरिया जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए फिक्स कर रखा है कि यहाँ ये जो एरिया है उसमें सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही रहेंगी। हमारे बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं अभी तक जिनमें शेड्यूल्ड ट्राइब अभी तक जंगलों में रहती है या कहीं भी वो अपने डिसाइड करती है, तो वहां पे आपको रेजिडेंस करने का राइट नहीं है। जो जनजातीय क्षेत्र है उनको ध्यान में रखते हुए आपको ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस दिया गया है। इसकी 2 लिमिटेशन कौन सी होगी, एक तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, कि जन साधारण के हित में होना चाहिए और जनजातीय क्षेत्रों के भी हित में होना चाहिए। आर्टिकल 19(6) बताता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये आपको आजीविका की जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें उसकी सिर्फ एक लिमिटेशन है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ये जन साधारण के हित में होनी चाहिए। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ये हो गया हमारा आर्टिकल 19। अब आर्टिकल 19 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके आगे हम आर्टिकल 20 की बात करें तो आई होप आपको आर्टिकल 19 अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बहुत डीपली इसको समझा है। तो ये आपका पूरा बेसिक टू एडवांस है आर्टिकल 19 का। इससे बाहर और कुछ भी नहीं बच जाता है आर्टिकल 19 में। तो इसमें हम
कंप्लीट कर चुके हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 20 जो है हमारा, वो बताता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 20 हमारा बताता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये हमारा आर्टिकल 20 है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और वो उसके लिए दोषी पाया गया है, तो उसके संबंध में उसको क्या राइट दिए गए हैं। कि कोई भी क्रिमिनल है, उसको भी कुछ राइट दिए गए हैं, उसका दोष भी सिद्ध हो गया कि हाँ इसने क्राइम किया है, उसके बावजूद भी उसके पास कुछ राइट्स हैं। तो वो राइट्स किसमें बताए हैं? आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 हमारा बताता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल इन द फॉलोइंग वेज। कि ये एक व्यक्तिगत राइट है, आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आर्टिकल 20। अब इसमें हमको 3 मेजर पॉइंट ध्यान में रखने हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला है नॉन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पहला है नॉन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये क्या कहता है? नो पर्सन शेल बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस व्हेन इट वाज। इसका मतलब है कि किसी ने, कोई भी पर्सन है, उसने कोई भी काम किया, तो उसके लिए उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता यदि वो जिस टाइम उसने क्राइम किया उस समय वो एक क्राइम नहीं था। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लें कि कोई पर्सन ए है, ठीक है, उसने 15 जून 1948 15 जून 1948 में चोरी की। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कि उसने 15 जून 1948 को चोरी की, ठीक है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई एक्ट नहीं बना रखा है कि चोरी करना एक क्राइम है, उसको चोरी करने पे ये सजा होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी हमारे संविधान में नहीं लिखा, ठीक है। और उसको जो है, हमने फिर उसके बाद, ठीक है, इसने चोरी की, इसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब कोर्ट के सामने लेके गए तो उसको वहां पे हम पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसने चोरी की उस टाइम वो एक क्राइम नहीं था। हमने जैसे 15 जून 1948 को उसने चोरी की, हम एक्ट बना दें 17 जून 1948 को कि चोरी करना एक क्राइम है, इसके लिए ये सजा होगी। तो इसके तहत इसने काम किया 15 जून को और एक्ट बनाया 17 जून को, तो जो पर्सन ए है उसको चोरी करने के लिए सजा नहीं होगी, क्योंकि जब उसने ये क्राइम किया या उसने कोई भी एक्ट उस टाइम किया, उस टाइम ये एक क्राइम नहीं था। तो आर्टिकल जो हमारा 21A है वो यही कहता है कि किसी भी पर्सन ने कोई भी काम किया, अगर उस टाइम वो क्राइम नहीं है तो उसके लिए उसको सजा नहीं मिल सकती है। और इसको हम बहुत ही शॉर्ट शब्दों में समझें, संक्षेप में समझें, तो ये कहता है कि कोई भी क्रिमिनल लॉ है उसको हम पास्ट से लागू नहीं कर सकते। कि आपने आज के डेट में कोई लॉ बना दिया कि ठीक है ये क्राइम करने पे ये सजा मिलेगी, तो ये अगर इससे 10 साल पहले किसी ने वो क्राइम किया है तो उसके लिए आज वाली सजा के प्रावधान नहीं होंगे। तो द क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड रेट्रोस्पेक्टिवली। कि कोई भी जो हमारा आपराधिक कानून है उसका भूतलक्षी कार्यान्वयन नहीं कर सकते, उसका आप भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं कर सकते। तो ये हमारा आर्टिकल 20(1) क्या कहता है कि किसी पर्सन ने जिस दिन क्राइम किया है और उस दिन उसके लिए जो सजा के प्रावधान है वही रहेंगे, चाहे उसकी सजा की सुनवाई चाहे 10 साल बाद हो चाहे 15 साल बाद हो। बाद में कोई एक्ट बन जाता है तो वो उस पर लागू नहीं होगा। ये होता है क्रिमिनल लॉ के मामले में।
जो हमारे सिविल लॉ बनते हैं उनको हम पास से लागू कर सकते हैं कि आज कोई एक्ट बना दिया कि ठीक है हम इस तरह का टैक्स लगा रहे हैं और ये पिछले 10 साल से लागू होगा। तो पिछले 10 साल में जिन पर भी ये टैक्स लग सकता था उनसे सरकार जो टैक्स वसूल सकती है। तो सिविल मामलों में ऐसा हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल जो मामले हैं उनमें ऐसा नहीं होगा। फिर आर्टिकल 20(2) हमारा कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, कि किसी भी पर्सन को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। किसी भी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, मान लो किसी ने मर्डर कर दिया, कोई भी पर्सन है उसने एक मर्डर कर दिया, तो उसके लिए सिर्फ उसको एक ही बार सजा होगी। ये नहीं कि वो पहले उसको सजा दी कि आपको 10 साल की सजा दी जाती है, ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा गिरफ्तार करके आप दोबारा सजा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20(2) हमारा कहता है नो डबल जियोपार्डी, आप एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते हैं किसी पर्सन को। लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग से की जा सकती है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग से हो सकती है, ठीक है। आर्टिकल 20(3) ये बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें क्या कहा गया है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी पर्सन को उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन है, उसने कोई क्राइम कर दिया, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ जो है गवाही दे। ये हमारा कहता है आर्टिकल 20(3) कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई भी व्यक्ति है तो उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह है आर्टिकल 20(3). तो आर्टिकल 20 को हम थोड़ा सा एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 20 जो है वो बताता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और उसके लिए वो दोषी पाया गया है और उसके बाद भी उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं, वो बताता है आर्टिकल 20। तो इसमें 3 सब पार्ट हैं। आर्टिकल 20(1) बताता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि किसी भी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, आज की डेट में कोई क्राइम किया है और आज की डेट में जो सजा के प्रावधान हैं वही उस पे लागू होंगे। अगर आज से 5 दिन बाद भी गवर्नमेंट कोई एक्ट बना देती है और उसमें चेंज कर देती है तो वो उस पे लागू नहीं होंगे। यानी कि आप जो भी क्रिमिनल लॉ है उसको पीछे जाके, भूतकाल में जाके उसको लागू नहीं कर सकते। आर्टिकल 20(2) बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, कि किसी भी पर्सन को 2 बार एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 20(3) बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि स्वयं के विरुद्ध, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 20। तो आज की क्लास में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई है। इससे आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।